अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल लग गया। वोटिंग का आगाज आसाम और त्रिपुरा के 6 हलकों से हो गया। इंतखाबात 9 हिस्सों में मुनक्सिम हैं। 12 मई को वोटिंग खत्म होगी और 16 मई को वोटों की गिनती होगी। अवामी राय के जायजों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के इत्तेहादी 250 सीटें जीतने के इम्कान के साथ आगे हैं और कांग्रेस की 108 सीटें कम होने का इम्कान। मोदी लहर के मुकाबले में राहुल गांधी पसपा होने पर मजबूर। इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान का जिक्र न होने के बराबर। ये है हमारे आज के मौजू। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान और मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब। और अब हम चलते हैं दिल्ली, जहां एक्सप्रेस न्यूज के मेजबान इम्तियाज आलम वहां के 3 सीनियर सहाफियों के साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब इस वक्त हमारे साथ ऑडियो पे मौजूद हैं। इम्तियाज साहब की जानिब चलते हैं। जी इम्तियाज साहब, ओवर टू यू। आवाज सुन पा रही हैं? इम्तियाज साहब, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप दिल्ली में? इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है, जरा हमें बताएं। आज वोटिंग खत्म हो गई, 6 हलकों में जो है वो वोटिंग खत्म हो गई। क्या इस वक्त देख रहे हैं आप? पहले मैं आपका तारुफ कराता हूं अपने मेहमानों के साथ, जो बड़े जय्यद उलमा हैं सहाफत के हिंदुस्तान में। सीमा मुस्तफा हैं, ये द सिटीजन की एडिटर हैं और उससे पहले कई अखबारात की एडिटर रह चुकी हैं। और जनाब रोज शर्मा है, पॉलिटिकल एडिटर है और बड़ी पॉपुलर टेलीविजन पर्सनैलिटी है। और जनाब भूपेंद्र चौबे हैं, IBN CNN IBN के नेशनल एडिटर हैं और IBN 7 के भी वो नेशनल एडिटर हैं। तो हमारे साथ एक बड़ा ही लीडिंग पैनल है जर्नलिस्ट का। हम इनसे बात शुरू करना चाहेंगे कि हमें बताएं कि ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन से किस तरह मुख्तलिफ हैं। क्या नजर नहीं आ रहा कि कोई मजा खत्म हो गया है, पोलराइजेशन नहीं हो रही, इकोनॉमिक एजेंडे पे बातें हो रही हैं, कुछ गर्मा गर्मी खत्म हो गई है इंडियन इलेक्शन पे? उस तरह की गर्मा गर्मी नहीं है। लगता है कि बस पर्सनैलिटी एक है, जनाब मोदी हैं वो मैदान में छाए हुए हैं और आगे से कांप रहे हैं खानवादा है, नेहरू खानदान। तो लगता है को मजा नहीं आ रहा इलेक्शन कैंपेन का, वैसे वाला मजा नहीं है। नहीं, मजा तो मुझे नहीं मालूम है, पर ये जो 3 पर्सनालिटीज की जो आप बात कर रहे हैं, ये काफी हंगामा किए हुए हैं पूरे देश में और हर तरीके से हंगामा हो रहा है, कांग्रेस के अंदर भी और आम आदमी के अंदर भी और भाजपा के खासकर। तो आई थिंक ये बहुत ही क्रूशल और बहुत सिग्निफिकेंट इलेक्शन है और पिछले कई सालों में इस तरीके का इतना टाइट और इतना इंटेंस इलेक्शन नहीं लड़ा। टाइट कैसे है? वो तो कहते हैं कि कांग्रेस वो मुश्किल 100 सीटें लेगी, अभिनव शर्मा, और वो 200 से आगे जा रहे हैं और इत्तेहादियों को मिलाकर वो कहते हैं 260 सीटें ले लेंगे और 272 का आंकड़ा जो आप कहते हैं यानी हिंसा, वो क्रॉस कर जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि भारत में अगर आप 250 सीट भी ले लेते हैं तो आज जैसा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा फिर से उजागर किया है, जिसमें कॉमन सिविल कोड की फिर से बात की है, जिसमें 370 को एब्रोगेट करने की फिर से बात की है। अब ये 3 मुद्दे हैं, ये जब उन्होंने पिछली बार सरकार बनाई थी तो वाजपेयी साहब ने इनको बैक बर्नर पे रख दिया था। अब इन्होंने फिर से उसको फ्रंट बर्नर पे रखा है, कम से कम अपने फंडामेंटल डॉक्यूमेंट में। तो जो फंडामेंटल इनका डॉक्यूमेंट है उसमें सब लिखा हुआ है। तो ये हो सकता है कि 200 का आंकड़ा ये क्रॉस कर जाए। बहुत इख्तलाफ नहीं है इस देश में कि भाई ये जो सर्वेज आ रहे हैं इसमें कोई वन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि भाई वो लोग एग्री नहीं कर रहे, सब लोग एग्री नहीं कर रहे, पॉलिटिकल पार्टीज क्वेश्चन कर रही हैं इन सर्वेज को। लेकिन एक बात सही है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर नई पार्लियामेंट में आए, लेकिन क्या उसके पास ये आंकड़ा होगा कि अपने दम पे सरकार बना ले या और लोगों के साथ और लोगों के साथ उनके बनाए? चौबे साहब आप बताइए। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा आपने कि ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आप कह रहे हैं कि गहमा गहमी खत्म हो गई है। मेरे विचार में जितनी गहमा गहमी हमें इस बार 2014 के चुनाव में देखने को मिल रही है, उस तरीके की गहमा गहमी हमें किस तरह की? मैं बताऊं आपको। हुआ क्या कि आप शायद आपका तकल्लुस इस बात से था कि 1992 में हमने देखा कि जैसे बाबरी मस्जिद ढा दी गई, उसको लेकर एक मोबिलाइजेशन शुरू हुआ। 1998-99 में कारगिल वॉर हो रही थी, उसके दौरान इलेक्शन हो रहे थे। देखिए, उस तरीके की गहमा गहमी की अगर आप बात करें तो वो तो नहीं है बिल्कुल। लेकिन भारत में जो इस बार चुनाव हो रहे हैं वो बड़े स्पष्ट तरीके से इस दिशा में जा रहे हैं कि क्या भारत एक देश की बतौर एकदम राइट ऑफ सेंटर राजनीति की तरफ क्या बढ़ने वाला है, या भारत कहीं न कहीं
अभी भी जो हम विभिन्न प्रकार के, भारत चूंकि एक देश नहीं है ना, भारत में अलग अलग, जैसे बोलते हैं हिंदी में कि एक माला है और माला की जितनी मोतियां हैं वो सब, उन सब मोतियों का अपना अलग अलग वर्चस्व है, उनका अलग अलग अपना एक जायका है। भारत के सामने 2014 का चुनाव जो है वो सबसे मेन मुद्दा यही है कि क्या भारत की जो विभिन्नताएं हैं वो विभिन्नताएं क्या अब कहीं ना कहीं सीमित सी होती जा रही हैं, क्या एक ही प्लेटफॉर्म पर सम्मिलित होती जा रही हैं क्या? मुझे लगता है 2014 का जो चुनाव है वो इस बात के लिए ज्यादा निर्णायकदार रहेगा। आप ये समझते नहीं कि इस दफा इकोनॉमिक एजेंडा, इन्फ्लेशन, अफरात-ए-ज़र, डेवलपमेंट मॉडल, एक उनका मॉडल है बिहार में आपके चीफ मिनिस्टर का, एक ही गुजरात मॉडल है, ये लगता है बड़ा न्यू लिबरल एजेंडा है जिसमें बिग बिजनेस विल प्ले ए ग्रेटर रोल और दे विल पुश द इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम 5 to 9। अभी कंपैरिजन भी किया है। क्या ये नजर नहीं आ रहा बजाय इसके कि पाकिस्तान का मुद्दा होता, कश्मीर का झगड़ा होता? देखिए, आप दूर से आए हैं, आपको देखिए इस इलेक्शन की सबसे बड़ा जो खास चीज है वो ये कि इतना भारी लेवल पर पैसा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक किसी इलेक्शन में नहीं खर्च किया, क्योंकि जो मोदी साहब का कैंडिडेचर है उसमें उसकी जबरदस्त कॉर्पोरेट बैकिंग है। क्योंकि कॉर्पोरेट जगत ये सोचता है कि पिछले 5 सालों में जो इकोनॉमी स्लगिश हुई, जो उसमें कमी आई, उसके चलते उनका भविष्य मोदी के साथ जुड़ गया है कि मोदी ने जो गुजरात में किया कि बुला लिया लोगों को, क्या के रातों रात सिंगल विंडो क्लियरेंस देके फैक्ट्रियां लगवा दी, लैंड एलोकेट कर दिया। लेकिन दिल्ली में क्या वो कार्यान्वित होगा? जैसा कि आप कह रहे हैं कि राइट ऑफ द सेंटर मोदी इज अ ग्रेट ब्रांड इंडिया बना रहा है वो, लेकिन वो ब्रांड इंडिया जो बना रहा है उसमें जो ग्रैंड इंडिया है वो डाइल्यूट हो रहा है। मैं बताता हूं मिसाल, 1 मिनट। देखिए, सिर्फ 7 मुसलमानों को टिकट दिया और उस 7 में से 1 विनेबल सीट है बस, वो भागलपुर की है जहां शाहनवाज हुसैन रह रहे हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और एक बाकी वेस्ट बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, वो जीतनी नहीं है बीजेपी ने। तो जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें अकलियतों को स्टेक ही नहीं दिया इन्होंने, उनको कह रहे हैं कि बाहर बैठ जाओ तुम, हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे आपके लिए। तो आपके ख्याल में कि आपको अभी भी ये डर है कि कम्युनल एजेंडा बीजेपी या मोदी प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे? आप ये समझ रहे हैं? आई थिंक ये जो विनोद ने कहा, ये इस पे जरा सा बात मैं आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो ये है कि मुसलमान को उन्होंने टिकट दिया, नहीं दिया, और उनको स्टेक होल्डर्स नहीं बनाया इसमें, पर साथ साथ ये भी है कि जैसे आज इनका मैनिफेस्टो भी निकला है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है कि ये बिल्कुल राइट की तरफ जा रहे हैं। जो चीजें पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने मैनिफेस्टो में इतनी क्लियरली नहीं डाली थी, जैसे 370 आर्टिकल है कश्मीर के ऊपर, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, जी। और इस बार तो बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन की को भी एक लेवल पे जस्टिफाई किया गया है। जी तो इम्तियाज साहब, आप अगर देखिए तो एक जी इम्तियाज साहब, यहाँ से अभी हम हसन असगरी साहब को भी जो है वो गुफ्तगू में शामिल करना चाहते हैं। अभी वहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है हसन साहब, क्योंकि हमारा लिंक जो है वो थोड़ी देर बाद लेट कनेक्ट हुआ है। सीमा साहिबा बात कर रही हैं, आज का जो मैनिफेस्टो वहाँ पे रिलीज हुआ है, बहुत इट वाज मच वेटेड, आखिरी 11th आवर पे मैनिफेस्टो आया बीजेपी की तरफ से, और उसमें जो मेरा ख्याल है एक बहुत अलार्मिंग चीज थी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात की गई है, उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप, अगर ये हो जाता है, अगर बीजेपी जीत जाती है और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये तो रिलीजियस जो आपकी फ्री एबिलिटी है रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, उसको कर्टेल कर देगा, उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा। देखिए ना, इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि और भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। जहां तक अंदाजा है कि इस स्टेज पे बीजेपी जहां एक तरफ अपील कर रही है, जो उनका रवायती सपोर्ट बेस है जिसमें कि हिंदू हार्ड लाइन, आरएसएस टाइप के लोग हैं, फिर दूसरी तरफ ये जो है दूसरे लोगों को भी अपील करने के लिए कुछ न कुछ चीजें इसने इस मैनिफेस्टो में डाली हैं। लेकिन होगा ये कि जहां तक हमारा अंदाजा है कि जो गवर्नमेंट वहां बनेगी वो कोलिशन गवर्नमेंट होगी, और कोलिशन गवर्नमेंट में अगर तो बीजेपी बहुत वाजे, बहुत ज्यादा लीड ले जाती है, तब तो बीजेपी अपना इनिशिएटिव अपने पास रख सकती है। लेकिन अगर इनके पास इतनी ज्यादा सीटें नहीं है, 200 से कम सीटें हैं, तो फिर एक मिनिमम एजेंडा बनेगा, और मिनिमम एजेंडे में बहुत सी बातें जो बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में है, जो काफी कंट्रोवर्शियल है, मेरा ख्याल है उनको इन्हें या तो मॉडरेट करना पड़ेगा या उनको ड्रॉप करना पड़ेगा, वरना इनकी कोलिशन जो है वो दूसरी पार्टियों से बन नहीं सकेगी। इम्तियाज साहब, आई वुड लाइक टू कम टू यू। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, यही जो जी
जी जी प्लीज। ये आप क्या कहना पसंद करेंगे? जी देखिए, मैं बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो की जो बातचीत हो रही है, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी जब से 1980 में स्थापित हुई और उससे पहले जो भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमेशा से एक बुनियादी सोच रही है कि ये हमारे देश की जो माइनॉरिटीज है, खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय है, उसके खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसी बात का खंडन अपने रूप से करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अब भारत ये पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन से हट के पॉलिटिक्स ऑफ विकास, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप ये मैनिफेस्टो अगर पढ़ के देखें तो आप उसमें देखेंगे कि बात वो करते हैं कि हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हम माइनॉरिटीज को भी हम सेम प्लेटफॉर्म पे मिला के रखेंगे। लेकिन जैसा विनोद भाई ने भी कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मंशा है और जो उनका इंप्लीमेंट करने का तरीका है, उसमें एक विरोधाभास हमको दिखता है, और यही जो विरोधाभास है ये हमको उनके मैंने आज मुरली मनोहर जोशी साहब की तकरीर सुनी। मैं उनकी तकरीर 20-22 साल से सुन रहा हूं। आज जब उनसे सवाल किया गया कि ये तो आप फिर ले आए बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, उनके नहीं, हमारा तो प्लैंक आजकल मेन है डेवलपमेंट का, और ये आखिर में डाला, ये आखिरी सफाया लगता है, एनेक्स लगता है, 41वें पेज पर है वो आखिरी उसमें डाला लगता है कि वो पिछली जो रवायत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब, कथा कलामी माफ इम्तियाज आलम साहब, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो मौजू को आगे बढ़ाएंगे। इंडियन इलेक्शंस पे बात हो रही है। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे, इंडियन इलेक्शन स्पेशल है। इम्तियाज साहब इस वक्त दिल्ली में जो है वो मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, बात हो रही थी बीजेपी के मैनिफेस्टो की और बात हो रही थी बाबरी मस्जिद की, जो आप कह रहे हैं कि स्पीच में कहा गया है कि इट्स जस्ट अ प्लैंक और ये एक जो है वो इंपॉर्टेंट प्राइमरी इशू नहीं है। आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू। ये बताइए कि आपको एक हम देखते हैं कि बीजेपी बिफोर कमिंग टू पावर और बीजेपी आफ्टर कमिंग टू पावर, हमें एक फर्क नजर आता है। आप सीमा मुस्तफा क्या कहेंगे इस पे? आपको फर्क नजर नहीं आता? और आज भी नजर नहीं आ रहा कि जैसे वो अपने डेवलपमेंट मॉडल को सेल्फ ड्रा करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत फर्क नहीं होगा इस बार, क्योंकि आई थिंक जो मैं पहले कह रही थी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई और बीजेपी आई, तो जिस तरीके की उनकी कैंपेन थी वो मैनिफेस्टो में इतनी नहीं रिफ्लेक्ट हुई, और वाजपेयी की एक इमेज थी ऑफ अ मोर मॉडरेट पर्सन, जो एक कंट्री को कई चीजों पे जैसे फॉरेन पॉलिसी वगैरह पे साथ रख रहे थे। नाउ जो ये आप कैंपेन अगर पूरा देखें नरेंद्र मोदी का भी और मैनिफेस्टो भी देखें, तो उसमें बहुत क्लियर है कि जो कोर बेसिक्स है जिसमें बीजेपी और आरएसएस बिलीव करते हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ने की पूरी मंशा है इनकी। और आई डोंट थिंक कि जब सरकार बनेगी, अगर बहुमत मिलती है, अगर मेजॉरिटी मिलती है बीजेपी को, तो ज्यादा डिफरेंस होगा। पर अगर नहीं मिलेगी और 160-170 सीट्स पे रुक जाएगी अगर बीजेपी एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तब आगे जो कोएलिशन बनेगा उसका जो पूरा रवैया होगा या उसका जो कम्प्लेक्शन होगा वो दूसरा होगा। थैंक यू विनोद। तुम देख रहे थे कि इंडिया एक नए लेवल पे आ रहा है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है लगता है पंक्चर हो गई है, उससे हवा निकल गई है, और इंडिया का जो कॉर्पोरेट बिजनेस है वो पॉलिटिक्स में आकर बीजेपी के प्लेटफॉर्म को शायद हाईजैक कर रहा है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा एक नए लेवल पर ले जाने की इंडिया? देखिए, सस्टेनेबल इंटरवेंशन नहीं है हमारे देश में। देखिए, उद्योगपति धन पशु हम उनको बोलते हैं परिहास में, मजाक में। ये जो धन पशु हैं ये उन्हीं के साथ लग जाते हैं जो जीतने वाले नजर आते हैं आज के दिन। और रही बात की भाई कोलिशन गवर्नमेंट की, अब ये मोदी ने अपना नारा दिया है कि मैं स्ट्रांग डिसीजन मेकर रहूंगा, मैं स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, कुछ डिसीजन मेकिंग होगी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अच्छे डिसीजन लिए या बुरे लिए, लेकिन डिसीजन लिए हैं, और गुजरात में कुछ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। जो सोशल इंडाइसिस है उन पर बड़ी बहस चल रही है कि वहां पर अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो अलग जुदा एक इशू है। लेकिन जब दिल्ली में आएंगे और मिली जुली सरकार उनको, आप सतीश के मॉडल को सपोर्ट करोगे या इनके मॉडल को? देखिए, सुनिए, किस सतीश कौन? नहीं, ये हमारे नीतीश। देखिए बात, नीतीश कुमार और उसका कंपैरिजन बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप
जिस जमीन पे नीतीश कुमार ऑपरेट कर रहा है, वो बिहार बहुत पीछे था। उस जमीन पे अगर नरेंद्र मोदी जाके कोई अजूबा दिखाए तो मैं मानूं उनको। जिस जमीन पे वो जाके उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किया, वो तो जमीन पहले से ही तैयार थी गुजरात में। लेकिन आप नीतीश के मॉडल की क्या बात करते हैं? क्योंकि नीतीश का जो मॉडल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो सबसे लंबे अरसे तक तो बीजेपी उस मॉडल से जुड़ी हुई थी। अच्छा किशोर चौबे, आप बताइए कि आपको क्या ये नजर नहीं आता कि सिर्फ एक कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर का, दूसरा कैंडिडेट नहीं है इंडिया में? ये तो देखिए ऐसा है साहब कि ये तो जो पॉलिटिक्स में परसेप्शन होता है ये तो सब उसका खेल है। ये ठीक बात है कि आप चारों नजर नहीं आता दूसरा उम्मीदवार। वो तो एडवर्टाइजिंग की बात है ना, एडवर्टाइजमेंट हो या जो भी हो, पॉलिटिकल कमेंट हो या कैंपेन हो, जब आप अपने देखिए इसको मैं जो चैलेंजर है राहुल गांधी, ही इज नॉट ए चैलेंजर। मैं 20 सेकंड में इसका जवाब दे दूं। अगर आप अमेरिका में न्यूयॉर्क के शहर में अगर आप जाएं और आपका मन करे सैंडविच खाने का तो 90% शायद आप सबवे की ही सैंडविच खाएंगे। मन करे बर्गर खाने का तो 90% या 95% शायद मैकडॉनल्ड्स का खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जहां जाएंगे आपको वही 2 स्टोर्स दिखेंगे, आपको उन्हीं की एडवर्टाइजिंग दिखेगी। आप मुझे इसलिए जो आप कह रहे हैं, बाहर से आया हूं जी जी, मेरे इस तासुर को दूर कीजिए जी कि जी वाकई उनके मुकाबले में एक बड़ा पोटेंट साहब आप जो मैनिफेस्टो लेकर अपने सामने बैठे हैं, इस मैनिफेस्टो की दास्तान आपको बता दूं कि ये मैनिफेस्टो को रिलीज करना बीजेपी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, क्योंकि वो मैनिफेस्टो आज रिलीज हुआ जबकि हमारे देश में पहले चरण का चुनाव होना था। किस लिए? क्योंकि बीजेपी के अंदर ही बड़े प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। बाहर की क्या बात करते हैं? साहब, मैं इस मैनिफेस्टो में देख रहा हूं ये जो मंशूर आया है, सही बात, इसमें कहा गया है कांग्रेस पे इतराज किया गया है कि उसने हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं बनाया और हम बहुत बनाएंगे। क्या कहते हैं आप? क्या आप ये समझते हैं कि मिस्टर मोदी जो है वो वाजपेयी वाली लाइन लेंगे या कुछ और लाइन लेंगे? डॉक्टर रिजवी जी, अच्छा आपने मुझसे सवाल किया है। देखिए बात यह है कि जब वो पावर में आएंगे, जो हमारा अंदाजा है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी, तो कोलिशन गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डोमेस्टिक इश्यूज पे होगा। पाकिस्तान एक साइड इशू होगा। जो इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स हैं उससे ज्यादा मेरे नजदीक खराब होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डायलॉग रुका हुआ है और फौरी तौर पर नए प्राइम मिनिस्टर आके डायलॉग को शुरू नहीं कर सकेंगे। वो अपने अंदरूनी मामलात पे फोकस करेंगे और फिर यह है कि टेररिज्म के सिलसिले में जो इंडिया पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करता है वो प्रेशर जारी रखेंगे। खासकर जो रावलपिंडी के अंदर जो केस चल रहा है वो केस के बारे में वो कोई प्रोग्रेस अगर हुई तब शायद चंद महीनों के बाद डायलॉग, कंपोजिट तो शुरू ना हो लेकिन मुख्तलिफ इश्यूज पे डायलॉग होगा। कंपोजिट डायलॉग की अब हमें उम्मीद नहीं नजर आती कि इंडिया शुरू करेगा। इम्तियाज साहब, डू यू एग्री विद व्हाट डॉक्टर साहब सेज? भैया अब यहाँ से कुछ लेते हैं जी, इधर आते हैं वापस दिल्ली में। ये आप बताइए कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान का होने जा रहा था, मुझे उसकी सारी तफसीलात पता है। हिंदुस्तान की तरफ से जो कंसेशन मांगे जा रहे थे दिए और ऐलान होना था 31 तारीख को, उसे मुलतवी इसलिए किया गया कि नई हुकूमत के साथ हम शुरुआत करने के लिए जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है यानी आजाद तिजारत का मामला, वहां से शुरुआत करेंगे। इसका क्या असर पड़ेगा? अब मिस्टर मोदी जो है वो मोहब्बत की आशा वाले बन जाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए कि देखिए ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के पास वो एल्बो रूम नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के पास था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने ही बयानों के कारण, अपने ही वक्तव्यों के कारण अपने आप को एक वेब में, ही इज कॉट इन अ वेब ऑफ हिज ओन मेकिंग, कि भाई अगर कोई उन्होंने फंडामेंटल कोई पैराडाइम शिफ्ट करना है अपनी पॉलिसी में तो सबसे पहले उनको अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को बेचना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि लियाकत बलोच जो है वो सडनली ये कहना शुरू कर दे है कि भाई दोस्ती करना चाहता हूं और जब भी पाना चाहता हूं इंडिया से। ऐसा मुश्किल है, ऐसा मुश्किल है। सर मैं जेटली की तकरीर सुनी, अरुण जेटली साहब, उन्होंने कहा बिल्कुल हम ये ट्रेड के लिए खोल देंगे और ये इलाका तरक्की करेगा। अरुण जेटली जो उनके बड़े लीडर है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा एक केमिस्ट्री का जो नियम है ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये बड़ी विचित्र आपको बात सुनने में लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वाकई मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहतर होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 न्यूक्लियर पावर्स, न्यूक्लियर कंट्रीज। ये सब बातें चुनाव में रैली के दौरान लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए ठीक है कि यहाँ पे एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी करेंगे, फलाना करेंगे, डिमाका करेंगे, ये सब संभव नहीं होता है। मोदी जी भी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं और आज की डेमोक्रेसी में, हमारे देश की डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री चाहे जो भी बने, आपको पाकिस्तान के साथ घूम फिर के दोस्ती रखनी ही पड़ेगी और पाकिस्तान को भी घूम फिर के भारत के साथ। ये बताइए, मियां नवाज शरीफ जो है बहुत मजबूत वजीर आजम है इस वक्त
पाकिस्तान के हाल के माजी के वजीर आजम से मुकाबले है, भुट्टो के बाद का बड़े तकड़े वो हैं और सिविल मिलिट्री रिलेशन में भी बहुत असर्ट कर रहे हैं और वो भी राइट सेंटर राइट ताल्लुक रखते हैं। और ये भी तो क्या ख्याल है आपका कि ये अच्छी केमिस्ट्री नहीं बनेगी दोनों की, मजबूत प्राइम मिनिस्टर्स हो और वो गवर्नमेंट बना सके, वो इंडिया पाकिस्तान के शुरू में मनमोहन सिंह आए थे तो सब लोग कह रहे थे कि अच्छी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से नहीं बनता है इंडिया पाकिस्तान, मजबूत नहीं वही है तो इससे तो बनी नहीं। आई थिंक इसमें अच्छा था, मन अच्छा था। नहीं, मैं एक मिनट, मैं विनोद की तरफ जरा सा इस पे हूँ कि अगर मोदी आते हैं तो वो अपने एक जो दायरा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है उसी में सीमित रहेंगे, उनको अपनी दीवारें तोड़ने में मुश्किल होगी। अभी भी जो इन्होंने इसको मैं नहीं कहती हूँ कि ये जो कैंपेन आजकल चल रहा है ये खाली रेटरिक है या इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल कैंपेन। आई थिंक इट्स मच मोर देन दैट। एंड एक तरह से आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप रीसेट होगी। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप जो है वो रीसेट होगी। ऑन दैट नोट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आई थैंक माय गेस्ट इन इंडिया, इम्तियाज आलम साहब, सीमा मुस्तफा साहिबा, विनोद शर्मा साहब और चौबे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, जिससे बीजेपी का भी ये कहना है कि उनको खतरा है, क्या आम आदमी पार्टी विल इट एक्ट एज अ स्पॉइलर या वाकई जो कन्वेंशनल पार्टीज है उनका वोट बैंक डेंट करने में ये डेंट कर सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, वोट बैंक तो डेंट होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर, लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी सीटें नहीं ले जा सकती कि कोई बहुत बड़ी प्लेयर बनती है। अगर फर्ज कीजिए वोट स्प्लिट हो जाता है तो उस सूरत में अगर आम आदमी पार्टी लोकसभा की कोई 30-40 सीटें जीत ले तो फिर उसकी बार्गेनिंग पावर हो जाती है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है तो वो बार्गेन कर सकेंगे। लेकिन एक लीडिंग पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में इमर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो सपोर्ट बेस है वो कुछ रियासतों में लिमिटेड है, बहुत सी रियासतों में वो कोई हैसियत जो है वो नहीं रखती। अच्छा, तो जी डॉक्टर साहब, ये कि अरविंद केजरीवाल जो है, जिस तरह का उनका टफ स्टांस था करप्शन पे, उन्होंने अपनी हुकूमत जो है वो गिरा दी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो यंग वोटर है, स्पेशली इस दफा वोटर्स में 10 करोड़ का इजाफा हुआ है और यंग वोटर्स बहुत ज्यादा इस दफा निकल रहे हैं, हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है इसको कहा जा रहा है इस इलेक्शन को। तो आपको क्या लगता है कि जो यंग वोटर है और जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो अट्रैक्ट होगा इनकी तरफ? देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को समझने के लिए हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसलिए कि यंग वोटर तो है और वो आया है। लेकिन आप ये देखेंगे जैसे आप नॉर्थ इंडिया से जरा साइड पे निकलते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वहां रीजनल पार्टीज को वोट पड़ते हैं। और ये जो फिनोमिना है आम आदमी पार्टी का, ये हमने दिल्ली में देखा और इर्द गिर्द की रियासतों में हमें ये चीज नजर आती है। वहां वही था जो पाकिस्तान में भी हमने इलेक्शन में देखा कि जो रवायती पार्टियों थी उनसे नाराजगी और उनसे जो बेचैनी की वजह से एक ऑल्टरनेट ढूंढा। लेकिन दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी है वो 39 दिन चल सकी और वो मसाइल को हल करने के बजाय वो लड़ पड़े। तो ये एक नेगेटिव साइड भी है, इसलिए कि पॉलिटिक्स को चलाना जब आप गवर्नमेंट हैं तो उसमें एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो डाइवर्स फोर्सेस हैं उनमें आप तवाजन किस तरह क्रिएट करेंगे, और ये तवाजन वो क्रिएट नहीं कर सके। नजरियाती सोच अपनी जगह बहुत अच्छी होती है, तकरीरों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप हुकूमत चलाते हैं तो नजरियात को आपको पंक्चुएट करना पड़ता है रियासती और सियासी हकीकतों से। जहां कि आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे तो वहां होगी और हो सकता है कि बार्गेनिंग में इसका एक रोल हो, लेकिन ये एक डिसाइसिव फैक्टर जो है वो नहीं होगी। अच्छा, जो स्पीचेस की जाती हैं, जाहिर है जिसको हम जोश खिताबत भी कहते हैं, हमारे इनके बीजेपी की तरफ से जो स्पीचेस की गई, इनके एक कैंडिडेट हैं रमेश बदियार, जिन्होंने गाजियाबाद में जो स्पीच की उसको मैं थोड़ा सा कोट करूंगी, एंड दिस इज कोट अनकोट उनकी स्पीच है। उन्होंने कहा जी, अगर अवाम मोदी को प्रधानमंत्री बना दें तो वो पाकिस्तान और अमेरिका को ठोक सकते हैं, ये उनका कहना है। इस पे आप मुझे बताएं कि अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ किस तरह की अब जो है वो रिलेशनशिप जो है वो हम देख सकते हैं कि मोदी साहब को 2005 में भी देखा कि उनको जो है वीजा जो है वो रिजेक्ट उनका हो गया और वीजा नहीं मिल सका। अमेरिका के साथ इस वक्त तो इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इनफैक्ट ओबामा साहब जो हैं, ही कंसिडर्स जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं सिंह साहब को, ही कंसिडर्स हिम अ क्लोज फ्रेंड। तो आगे ठंडे पड़ जाएंगे जाके, क्या लगता है आपको, रिलेशनशिप कैसा रहेगा इनका? देखिए, हिंदुस्तान से ताल्लुकात अमेरिका के खराब नहीं होंगे।
क्योंकि इसमें दोनों रियासतों के कुछ कॉमन मकासद हैं। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की है अमेरिका की, वो बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हिंदुस्तान के कुछ ग्रुप, अब एक स्टील ग्रुप है हिंदुस्तान का जो अमेरिका के अंदर और मगरिब के ममालिक के अंदर काम कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन सिर्फ ये है कि वो जो तकरीर की जाती है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम कदम लेंगे, अमेरिका के खिलाफ कदम लेंगे, वहां चूंकि जो राइट विंग है वहां का, उस राइट विंग में ये एक एंटी आउटसाइड सेंटीमेंट मौजूद है। जिस तरह हमारे यहाँ हम देखते हैं एक एंटी आउटसाइड सेंटीमेंट मौजूद है, तो उस पर ये कैश करते हैं। और उनके बहुत से जो लीडरान हैं, इसी तरह और दो एक लीडर हैं जिन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा हैं क्योंकि वोट जीतना है। और इस वक्त हम देखते हैं कि तो आगे ये जाके इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी डॉक्टर साहब? सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, जोशे खिताबत का हिस्सा है सिर्फ ये? देखिए, मॉडरेट हो जाएंगे। जहां तक तो ताल्लुक है, जो आम लीडर गुफ्तगू करता है वो तो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से करता है, लेकिन जो उनका मैनिफेस्टो आया है उसमें जो चीजें हैं उनको उनकी तरफ तवज्जो देने की इसलिए जरूरत है कि उसमें अगर मॉडरेशन ना भी हो तो कम से कम हमें ये पता लगता है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कि उनका कैरेक्टर क्या है इस पॉलिटिकल पार्टी का। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है? क्या लग रहा है आपको, कितनी सीट्स ले जाएगी बीजेपी और कितना अपसेट होगा इस दफा कांग्रेस, कितनी अपसेट होगी? क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस की सूरत अच्छी नहीं है और लगता है कि बिल्कुल एकतरफा ही खेल है, और इसके अलावा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। So then we have, as far as foreign policy is concerned, आगे we have tough days as far as India-Pakistan relations are concerned. देखिए जी, टफ डेज नहीं, मोदी का जो रवैया मुसलमानों के बारे में है वो बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर है, और उसको तो आप इनकार नहीं कर सकते। उसके आने से ये मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब हिंदुस्तान में इंतहा पसंद लोग हुक्मरानी में आएंगे, पाकिस्तान के इंतहा पसंद लोगों को मौका मिलेगा ज्यादा ताकत पकड़ने का, क्योंकि थीसिस का एंटी थीसिस होता है। अगर मोदी वहाँ पे थीसिस है तो यहाँ पे एंटी थीसिस वो तमाम जमातें होंगी जो इस्लाम के नाम पे लोगों को उकसाती हैं, उभारती हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाती हैं। तो जो ट्रेड का हम कॉरिडोर देने का सोच रहे थे हिंदुस्तान को, एक तो वो मुझे अब बहुत मुश्किल नजर आता है। दूसरे कुछ हालात हमारे बेहतर थे और जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी उसमें बात आगे चल रही थी, शायद उसमें रुकावट पड़े। और पीपल टू पीपल जो हमारा है उनके साथ तल्लक, इसमें भी फर्क पड़ेगा। वीजा पॉलिसी पहले भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो वैसी की वैसी रहेगी। अभी ना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, इसमें बीजेपी के अलावा जो शिवसेना भी इसका हिस्सा है, शिरोमणि अकाली दल भी इसका हिस्सा है, लोक जनशक्ति पार्टी भी इसका हिस्सा है। तो इसमें वो ज्यादा लोग हैं जो कि मसबी खैरात के रखने की तरफ लगाओ। हालांकि देखने को तो अगर केरला कांग्रेस को देखें और नागा पीपल्स फ्रंट को देखें तो लगता है शायद अवामी टच भी है, लेकिन ऑन दी होल जो पोजीशन इसकी है वो ये है कि इसकी सोच इंतहा पसंदाना सोच होगी। अच्छा इफ्तिखार साहब, यहाँ पे कहा जा रहा है, बात हो रही है कि कुछ स्पीचेस होती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो स्पीचेस तक महदूद रहती हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हसन अस्करी साहब का ये कहना है। मेरा आपसे ये सवाल है कि उनके कुछ कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने स्पीचेस में यहां तक कहा है कि मुल्क के 30% मुसलमान दहशतगर्दों को पनाह देने वाले हैं, मोदी की हुकूमत इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका मतलब कि वहां के मुसलमानों का जो है टफ डेज उनके आ गए हैं, उन पे सख्ती जो है वो शुरू हो जाएगी, विक्टिमाइजेशन मुसलमानों की शुरू हो जाएगी। दीदी मैंने यही कहा, मैंने जरा किसी और ढंग से कहा, मैंने कहा कि मोदी जो है वहाँ के इंतहा पसंदों का नुमाइंदा है। और जब मैं इंतहा पसंदी की बात करता हूँ तो मजहबी इंतहा पसंदी की बात कर रहा हूँ ना। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुसलमानों ने भी फैसला ये जो कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, वो फैसले का भी तो वो उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा, नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे मुसलमानों का वोट डिसाइसिव भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ रियासतें हैं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का वोट इस तरीके से स्कैटर्ड है कि वो पूरे हिंदुस्तान की सियासत में कोई इतना अहम रोल प्ले नहीं कर सकती। और दूसरा, जब वो आप कहते हैं कि गाय को ज़िबा करने के मामले के ऊपर जब पॉलिटिकल स्पीचेज आप करते हैं और खास तौर पे उस मौके पे जब लोगों के जज्बात उभर रहे होते हैं,
तो और उभारते हैं। तो इतना आसान नहीं होता फिर सियासी पार्टी के लिए कि उस प्रोसेस से गुजरने के बाद उनको उनका जज्बात को दबा दे, ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब का कहना है कि एक जो है ये इसमें इस कंपटीशन नहीं नजर आ रहा, वन साइडेड लग रहा है, बीजेपी लग रहा है कि स्वीप कर जाएगी, ये इफ्तिखार साहब का कहना है। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। डॉक्टर साहब, आपसे ही पूछना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो उनके अगेंस्ट जो बीजेपी का कैंडिडेट है स्मृति ईरानी जो है, वो एक वीक कैंडिडेट नजर आ रहा है। इनके खिलाफ कोई स्ट्रांग कैंडिडेट आपको ना खड़े करने की क्या वजह लगती है? देखिए, हो सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके पास कोई इतना स्ट्रांग कैंडिडेट ना हो, क्योंकि ये रवायती तौर पर इस फैमिली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इनके बंदे इलेक्ट होते रहते हैं माजी के अंदर, लेकिन उन्होंने जो सिलेक्शन की है वो इस लिहाज से अहम हो जाती है कि एक ऐसे फिगर को, ऐसी खातून को उन्होंने सिलेक्ट किया है जो कि नोन फेस है, क्योंकि उनका एक रोल है आर्ट की दुनिया में। तो उसकी वजह से फिर यह है कि उनके लिए बोलना, तकरीर करना भी आसान है, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड इस किस्म की है। तो एक तरह का वो चाहते ये हैं कि प्रेशर बिल्ड किया जाए राहुल गांधी पे, और उसके जीतने के इम्कानात अगर ख़त्म नहीं हो सकते तो कम अज़ कम कर दिए जाएं। तो इस तरह मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन रवायती तौर पर एक दो इंस्टेंस ऐसे हुए हैं, मतलब एक दफ़ा इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी हैं, तो उसके अलावा आमतौर पर ये फैमिली सिलेक्शन या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतती रही है। तो इस दफ़ा भी यही समझा जाता है कि राहुल गांधी को एडवांटेज तो है, लेकिन अब देखना सिर्फ ये है कि जब तक वहां इलेक्शन होगा उस वक्त तक जो पब्लिक ओपिनियन के रुझानात हैं, वो जो कांग्रेस के इस वक्त खिलाफ हैं, वो कितने खिलाफ होते हैं। अगर ये रॉ बढ़ गई जिसमें बीजेपी की तरफ झुकाव है, तो ये हो सकता है कि राहुल भी एक शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है, मतलब काफी सारे इंस्टेंसेस करप्शन का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ, ग्रोथ रेट कहा गया कि हाफ पे आ गई, 5% पे ग्रोथ रेट आ गई, लेकिन आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द कांग्रेस? देखिए, इसमें जो बुनियादी जो फोकस है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान या अमेरिका बुनियादी फोकस नहीं है। ये जो मनमोहन सिंह की हुकूमत है 2004 से काम कर रही है, 10 साल हो गए हैं, तो इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो नाराजगियां हैं। उसमें दो किस्म के मसाइल हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस के अंदर भी मसाइल पैदा हुए हैं, करप्शन के चार्जेस लगे हैं जो कि उनकी यूनियन कैबिनेट के मेंबरान थे। दूसरा ये हुआ है कि जो डेवलपमेंट की जो इनकी जो रेशो थी वो डिक्लाइन की है पिछले 3-4 साल के अंदर, और एक तो वो है। दूसरा ये है कि करप्शन का इशू जो है वो वहां पिछले 3 साल से कुछ इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस चैलेंज का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकी। एक बड़ी मूवमेंट आज से 2 साल पहले चली, उसी मूवमेंट का एक कहना चाहिए मजहर जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो हमें सामने नजर आती है। दूसरा फिर ये हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जज्बात जो राइट विंग और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको हवा दी है, दूसरी तरफ उसने उस वीकनेसेस पे प्ले करने की कोशिश की है जो हमें कांग्रेस के अंदर नजर आई हैं। और नॉर्थ इंडिया में हिंदू बेल्ट जो है, यहाँ पे रिलीजियस अपील्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग हमें नजर आती हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हम पढ़ रहे थे, मतलब चीजें जो देखने में आई हैं कि इस वक्त जो सर्वे किया जा रहा है, इंडिया, आपको पता है कि जब से इंडिया में गैंग रेप का वो केस आया है, दिल्ली में जो गैंग रेप का मेडिकल स्टूडेंट का गैंग रेप का केस है, उसके बाद काफी ज्यादा वुमेन राइट की बात की जा रही है, रेप विक्टिम्स की बात की जा रही है, सर्वाइवर्स की बात की जा रही है। अगर नरेंद्र मोदी की स्टेट को देखें तो उसमें जिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर पिछले 13 साल से हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि रेप कन्विक्शन रेट सबसे लो है, और मतलब औरतों को ये लग रहा है कि अगर मोदी आ गए तो हमारे राइट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए, जो बात यह है कि जो गुजरात के अंदर जो मसाइल हैं, कम से कम मोदी का एक तो आप बात कह सकते हैं कि मीडिया पे उनका अच्छा असर है, क्योंकि गुजरात स्टेट के अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं जिसका आपने तस्करा किया, मुसलमानों की इनसिक्योरिटी है, उसको भी उन्होंने कवर कर दिया। लेकिन जो डेवलपमेंट का जो उनके यहाँ काम हुआ है उसको वो ओवर प्ले करते रहे हैं, तो ज्यादा दिखाते रहे हैं कि उसकी वजह से ऐसा उन्होंने इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की है कि उन्होंने गुजरात की तरक्की का काम किया और पूरे हिंदुस्तान की तरक्की हो सकेगी। पहले तो ये बात है कि
जो एक स्टेट की पॉलिटिक्स है और हिंदुस्तान की जो यूनियन लेवल की पॉलिटिक्स है उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि जब आप यूनियन लेवल पे जाते हैं तो इतनी पॉलिटिकल फोर्सेस को हैंडल करना पड़ता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हैंडल करना पड़ता है कि मेरा नहीं ख्याल कि मोदी की वो पॉलिसीज जो गुजरात में उन्हें कुछ कामयाबियां दी हैं नहीं हो सकेंगी, वो वहां नहीं चलेगी। फाइनल वर्ड्स डॉक्टर साहब, प्रेडिक्शन क्या है आपकी? आप कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप नहीं होगी, क्या आपकी प्रेडिक्शन है? कितने जो है वो मुख्तसरन ये है कि एक प्रेडिक्शन तो ये है कि कांग्रेस की सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी नहीं बन सकती। मेजॉरिटी पार्टी का तस्वुर वहां खत्म हो चुका है। हाँ, कितनी सीटें जीतती है वो फिर फैसला करेगा कि जो मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा कि नहीं होगा, और अगर इलेक्ट होगा तो वो क्या काम करेगा। तो सवाल ये है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी या 200 से कम सीटें हासिल करेगी, ये फैसला करेगा। सवाल ये है कि बीजेपी 200 से कम सीटें हासिल करेगी, ये 200 से ज्यादा, 16 मई को ये फैसला होगा और हम इस पे नजर रखेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या इसकी अपडेट्स हैं। हमारे जुल्फिकार खान और अच्छा लगे बुरा लगे की टीम को इजाजत दीजिए। मैं अपने मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अल्लाह ने के पास।